हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्राची मौर्य। लास्ट क्लासेस में हम लोग देख रहे थे प्रोहिबिशंस ऑन मुस्लिम मैरिज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी को। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी को खत्म करने के बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव इनकैपेसिटी या प्रोहिबिशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले एक बार हम रिकॉल करते हुए चलते हैं, जिसमें हम देख रहे थे प्रोहिबिशन ऑन मुस्लिम मैरिज के बारे में। प्रोहिबिशन ऑन मुस्लिम मैरिज मतलब ये कि कौन कौन से प्रोहिबिशंस अप्लाई होते हैं मुस्लिम मैरिज को, जो मुस्लिम मैरिज है उसे प्रोहिबिट करते हैं, मुस्लिम मैरिज को होने से रोकते हैं। तो ये 4 तरह के प्रोहिबिशंस है। अगर इनके अंदर कोई भी मैरिज फॉल करेगी तो वो प्रोहिबिटेड है मुस्लिम्स या इस्लाम के अंदर। कौन कौन सा एब्सोल्यूट, रिलेटिव, प्रोहिबिटरी और डायरेक्टरी, ये चारों याद करने वाली बात है। चारों याद करना जरूरी है। पहला हम लोगों ने देख रखा है एब्सोल्यूट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेटिव इनकैपेसिटी के बारे में। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी हम लोगों ने देखा था, कंजिग्यूनिटी, एफिनिटी और फॉस्टेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। अब आते हैं रिलेटिव इनकैपेसिटी पे। ये जो रिलेटिव इनकैपेसिटी है, इसका मतलब ये है कि एक जो बाधा है, ये बाधा है, जब ये बाधा जैसे ही खत्म हो जाएगी उसी समय ये मैरिज जो है ये वैलिड हो जाएगा। जब तक ये बाधा है तब तक ये मैरिज जो है वो इनवैलिड है। रिलेटिव इनकैपेसिटी स्प्रिंग्स फ्रॉम सच केसेस which render the marriage invalid only so long as the cause which create the bar exist। तो ये जब तक ये बार है तब तक ये जो मैरिज है वो इनवैलिड रहेगा। जिस समय ये बार हटेगा उसी समय ये मैरिज वैलिड हो जाएगा। द मोमेंट इट इज रिमूव द कैपेसिटी ends एंड द मैरिज बिकम्स वैलिड एंड बाइंडिंग, वो वैलिड हो जाएगा और बाइंडिंग हो जाएगा। Does it differ from the case of absolute incapacity where the marriage is void ab initio and can never be valid? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है इसके पहले वाले लेक्चर में एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में, जिसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। उससे उसके अंदर अगर कोई भी मैरिज फॉल करेगा तो वो मैरिज टोटली वॉइड अब इनिशियो होगा। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव इनकैपेसिटी में वॉइड अब इनिशियो की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे इनवैलिड की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी पढ़ा था वहां पे वॉइड अब इनिशियो पढ़ रखा है, लेकिन रिलेटिव इनकैपेसिटी में इनवैलिड की बात कर रहा है। यहाँ पे मैरिज इनवैलिड हो रहा है। इनवैलिड मतलब बाद में ये अगर बार को हटा दिया जाए तो वो वैलिड हो जाएगा। फॉर इंस्टांस, अ मैन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग मोर देन 4 वाइफ्स। मुस्लिम्स में जो इस्लाम है, इस्लाम अलाउ करता है 4 मैरिजेस को, 4 से ज्यादा मैरिजेस अलाउ नहीं है फॉर अ मैन। हिज मैरिज विद अ 5th वाइफ विल बी इनवैलिड। अगर वो 5th मैरिज करेगा तो वो इनवैलिड होगा, लेकिन अंटिल ही डाइवोर्स वन ऑफ देम। बार यहाँ क्या है? बार यहाँ है 4 मैरिज का। अगर ये 4 मैरिजेस का बार है, अगर वो मैरी करता है 5th वाइफ से, अब जैसे ही उसने 5th वाइफ से मैरी किया तो ये जो बार है वो उसको रोक रहा है। तो इस बार की वजह से ये जो 5th मैरिज है उसका वो क्या हो जा रहा है? इनवैलिड हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जो इसकी 4th वाइफ, जो 4 वाइफ्स है उनमें से अगर एक वाइफ नहीं रही, खत्म हो गई, तो ये 3 वाइफ्स बची। जब ये 3 वाइफ्स बची तो अब ये जो 5th मैरिज है, अब ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये 4th मैरिज बन जाएगा। जैसे ये 4th मैरिज बना वैसे ही ये वैलिड हो गया। मतलब ये बार जैसे ही हटा वैसे ही ये जो 5th मैरिज है वो वैलिड हो जा रहा है यहाँ पर। उससे पहले ये इनवैलिड था। द फॉलोइंग आर द केसेस ऑफ रिलेटिव इनकैपेसिटी। अब रिलेटिव इनकैपेसिटी के अंदर हम लोग ये केसेस पढ़ने वाले हैं, जैसे अनलॉफुल कंजंक्शन, पॉलीगेमी और मैरिंग अ 5th वाइफ, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस, डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। ये पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन पांचों के अंदर कोई भी मैरिज फॉल कर रही है मुस्लिम्स की तो वो मैरिज है इनवैलिड, नॉट वॉइड अब इनिशियो, जैसे कि हम लोगों ने एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में देख रखा है। पहला देखते हैं अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन क्या होता है? मतलब इट मीन्स कंटेम्पोरेनियसली मैरिंग 2 वुमेन, मतलब एक साथ 2 वुमेन के साथ शादी करना, सो रिलेटेड टू ईच अदर बाय कंजिग्यूनिटी, एफिनिटी ऑफ और फॉस्टेज। अब वो जो 2 मैरिज हो रही है साथ में, मतलब ये एक मेल है, ये एक साथ 2 फीमेल से शादी कर रहा है, ये 2 फीमेल है कंटेम्परली, ये 2 फीमेल से शादी कर रहा है, फीमेल 1 और ये फीमेल 2, ये एक मेल है। ये जो फीमेल है वो आपस में किस रिलेशन में है? ये आपस में कंजेग्यूनिटी के रिलेशन में, मतलब सगी बहनें हैं
या हाफ ब्लड है, फुल ब्लड है, एफिनिटी के रिलेशन में है, फॉस्टेज के रिलेशन में है, that they could not have lawfully intermarried with each other if they had been different sexes. अगर ये दोनों मेल और फीमेल होती, ये जो फीमेल फीमेल है, अगर ये दोनों मेल और फीमेल होते तो ये मैरिज नहीं कर सकते थे, ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आते। अगर ऐसे दो लोगों से ये जो मेल है वो मैरी कर रहा है तो इस तरह का जो मैरिज है वो अनलॉफुल कंजंक्शन के अंदर आता है। यहाँ बात समझ में आई? हम ये कह रहे हैं कि ये जो मेल है ये टू फीमेल्स है, ये जो टू फीमेल्स है वो आपस में किस रिलेशन में, यहाँ मेल के रिलेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ फीमेल्स के रिलेशन की बात कर रहा है। ये जो दो फीमेल है जिससे ये जो मेल है वो मैरी कर रहा है, वो जो दो फीमेल है वो आपस में कौन से रिलेशन में, कंजिग्यूनिटी, एफिनिटी और फॉस्टेज के रिलेशन में है। अगर ये तीनों रिलेशन के अंदर ये दोनों महिलाएं हैं और इन दोनों महिलाओं को अगर हम ऐसा समझे कि अगर ये मेल होती और ये फीमेल होती तो आपस में शादी नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आता। तो इस तरह का अगर कोई मैरिज ये मेल करता है तो वो अनलॉफुल कंजंक्शन में आएगा। डज अ मुस्लिम कैन नॉट मैरी टू सिस्टर और एन आंट एंड हर निस? तो जो मुस्लिम है, एक जो मुस्लिम है वो दो बहनों या आंट या नीस से शादी नहीं कर सकता। हर निस नॉट हिम, ध्यान दीजिएगा, हर आंट की बात कर रहा है यहाँ पे, टू सिस्टर्स की बात कर रहा है, मतलब फीमेल के रिलेशन की बात कर रहा है, नॉट मेल रिलेशंस, नहीं कर सकता। द रीजन बिहाइंड दिस प्रोहिबिशन इज टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ किंडर दैट इज डुअल रिलेशनशिप, ताकि डुअल रिलेशनशिप यहाँ पे पैदा ना हो। अगर दो बहनें हैं और दो बहनों की शादी किसी एक व्यक्ति से हो जाएगी तो यहाँ पे डुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे डुअल रिलेशनशिप को अवॉइड करने के लिए ये प्रोहिबिशन है। A Muslim therefore can't contract a valid marriage with his wife's sister till his first wife is living. तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये दो फीमेल्स हैं, ये सिस्टर्स हैं, ठीक है, ये सिस्टर 1 है और ये सिस्टर 2 है। अब ये जो सिस्टर 1 है और ये जो सिस्टर 2 है, इसमें से अगर किसी एक की डेथ हो जाती है या इससे तलाक हो जाता है इस व्यक्ति का, जैसे ही जिस क्षण तलाक हुआ या डेथ हुआ इस S1 का, उसी क्षण ये जो S2 के साथ इसकी जो मैरिज है, इस मेल के साथ जो S2 की मैरिज है वो वैलिड हो जाएगी। उससे पहले तक की जो मैरिज है वो इनवैलिड रही। ध्यान से समझिएगा, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो मैरिज है वो पहले इनवैलिड थी, अब बाद में वैलिड हो जा रही है। दिस बार में हाउएवर बी रिमूव्ड बाय डाइवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ और व्हेन शी इज डेड। तो दो तरीके हैं इसको वैलिड बनाने का, पहला तो वो अगर पहली जो पत्नी है उसकी वो मर जाए या फिर उसका तलाक हो जाए। इन दो कंडीशन में ही इसकी जो दूसरी पत्नी, जो उसकी बहन है या उसकी नीस है या उसकी आंट है, उसके साथ ये जो मैरिज होगा वो वैलिड हो जाएगा। उससे पहले तक वो इनवैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके रिलेशन में है। किसके रिलेशन में? उसकी फर्स्ट वाइफ के रिलेशन में है। किस कौन से रिलेशन में आ रही है? कंजिग्यूनिटी के रिलेशनशिप में आ रही है या एफिनिटी में आ रही है या फॉस्टरेज में आ रही है। तो इस तरीके का जो मैरिज होगा वो टोटली इनवैलिड होगा। बाद में अगर कंडीशन हट जाती है तो वो वैलिड हो जाता है। नेक्स्ट है पॉलीगैमी और मैरिंग अ फिफ्थ वाइफ। इट मीन्स प्लूरैलिटी ऑफ वाइफ्स दैट इट इज मैरिंग अ फिफ्थ वाइफ। फिफ्थ वाइफ, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता रखा है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति 4 मैरिजेस ही अलाउ है इस्लाम में, जब 4 मैरिजेस के अलावा कोई व्यक्ति फिफ्थ मैरिज करता है तो ये जो फिफ्थ मैरिज होगा वो टोटली इनवैलिड होगा। इनवैलिड होगा कब तक इनवैलिड होगा? जब तक कि इफ इन 4 वाइफ्स में से किसी एक वाइफ का के साथ उसका तलाक हो जाता है या डेथ हो जाता है। इन कंडीशन में ये जो फिफ्थ मैरिज होगा वो वैलिडेशन में आ जाएगा, उससे पहले तक ये इनवैलिड रहेगा। इट इज अनलॉफुल फॉर मुहम्मदन टू हैव मोर वाइफ देन 4। मुहम्मदन लॉ में 4 से ज्यादा शादी हराम है, नहीं कर सकते। The marriage with a fifth wife is irregular, but this is रेगुलरिटी may be removed by divorcing one of them। जैसे कि हमने आपको बताया, इनमें से अगर किसी एक के साथ भी डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, डेथ हो जाती है तो फिफ्थ मैरिज वैलिड हो जाएगा। अंडर सिया लॉ मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ इज नॉट रेगुलर, इट इज वॉइड। लेकिन ये जो हमने आपको कंडीशन बताया, ये कंडीशन किन तक वैलिड है?
केवल सुन्नी लॉ तक ही वैलिड है, सुन्नीस तक ही वैलिड है। अगर हम सिया लॉ की बात करें तो फिफ्थ मैरिज जो है वो टोटली वॉइड है, यहाँ पे इनवैलिडेशन की कोई बात ही नहीं होती है। हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात का, सिया लॉ में इनवैलिड कुछ भी नहीं होता है। सिया लॉ में केवल दो कंडीशन होते हैं, या तो वैलिड या तो वॉइड, ओनली टू कंडीशंस एग्जिस्ट, नॉट इनवैलिड। इनवैलिड कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल वॉइड कंडीशन एग्जिस्ट करता है और वैलिड कंडीशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन सुन्नी लॉ में तीन कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं, इनवैलिड, वॉइड और वैलिड, ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और सिया लॉ में ये तीनों कंडीशन वैलिड एग्जिस्ट नहीं करते, केवल दो कंडीशन होते हैं, वॉइड और वैलिड। तो अगर फिफ्थ मैरिज हो रहा है, फिफ्थ वाइफ है, तो टोटली वॉइड है। अ मुस्लिम वुमेन कांट मैरी मोर देन वन हस्बैंड, मुस्लिम वुमेन तो को तो टोटली हराम है, वो एक से ज्यादा पति से शादी नहीं कर सकती। इफ अ मुस्लिम वुमेन मैरीज her second husband, she is liable for bigamy under section 494 of IPC and issue of such marriage are illegitimate। मुस्लिम मैरिज में अगर वुमेन जो है वो सेकेंड हस्बैंड से शादी करती है, एक हस्बैंड के जिंदा रहते हुए बिना तलाक दिए हुए, तो वो जो उसका मैरिज होगा वो पनिशेबल होगा आईपीसी के अंदर 494 के। और उसके अंदर जो भी इशू अराइज होंगे, जो भी बच्चा होगा या मैरिज के अंदर जो भी इशू अराइज होंगे, वो टोटली इलेजिटिमेट होंगे। क्यों? क्योंकि ये टोटली प्रोहिबिटेड है। ओके, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इन इंडिया नो मुस्लिम मैरिंग अंडर or getting his marriage registered under Special Marriage Act 1954 can marry a second wife during the lifetime of his spouse। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके पहले से भी ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो प्रोहिबिशन वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इससे मतलब अगर आप पेपर कोई भी दे रहे हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, ये फॉर बोथ पर्पसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर से, ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन है ये कह रहा है अगर इंडिया में अगर कोई मुस्लिम है वो मैरिज करता है, किस एक्ट के तहत? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। भले ही वो मुस्लिम है लेकिन वो शादी कर रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट में जा करके, और स्पेशल मैरिज एक्ट में जाने के बाद जब वो शादी किया, ये मुस्लिम मेल जो है वो शादी किया किसी भी फीमेल से, किसी भी फीमेल से अगर वो शादी कर रहा है, अब वो सेकेंड वाइफ लेके आ रहा है और वो ये कहता है मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो 2-4 शादियों का अलाउ है मुझे। तो इस कंडीशन में, क्योंकि उसने पहला मैरिज जो था वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर किया था, तो अब वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, टोटली मना है। ये चला जाएगा आईपीसी के अंदर 494 के अंदर, और वो पनिश हो जाएगा वो व्यक्ति, इसलिए वो दूसरा शादी नहीं कर सकता अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी किया है। लेकिन अगर वो मुस्लिम लॉ के अंदर शादी किया है, अपना पर्सनल लॉ के अंदर शादी किया है, तो उस तरीके का जो मैरिज होगा उसमें उसको 4 मैरिजेस तक अलाउ है। अगर वो फिफ्थ मैरिज करता है तो वो टोटली इनवैलिड होगा, इनवैलिड होगा। 4 मैरिज तक अलाउ है, अगर वो फिफ्थ मैरिज करता है तो वो टोटली अलाउ इनवैलिड होगा। लेकिन अगर वो सिया मुस्लिम है तो सिया मुस्लिम में फिफ्थ मैरिज टोटली वॉइड होगा, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। अब आते हैं एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस। शादी के समय जो निकाह होगा उस समय विटनेसेस का होना जरूरी होता है, किसमें? सुन्नीज में। सुन्नी कहता है, सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग विटनेसेस का होना जरूरी है। कितने विटनेसेस का होना जरूरी है? एटलीस्ट 2 मेल विटनेस, 2 मेल विटनेस होने चाहिए, या 1 मेल विटनेस 2 फीमेल विटनेस। ध्यान रखिएगा लाइन, 2 मेल विटनेस हो काम चल जाएगा। अगर 2 मेल विटनेस नहीं है, 1 मेल विटनेस होगा और 2 फीमेल विटनेस होंगी। ये 2 पॉइंट्स हैं, सिया में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाद में टेस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये दोनों पार्टीज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, ये दोनों पार्टीज जो है वो मैरिज किए हैं। हनफी जूरिस्ट इंसिस्टेड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। हनफी जूरिस्ट जो है हमने आपको पढ़ा चुका है हनफी स्कूल्स के बारे में। पुराने लेक्चर जो नहीं देखा है वो प्लीज जाके हनफी स्कूल को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हनफी स्कूल के जूरिस्ट जो है वो बोलते हैं कि विटनेसेस का प्रेजेंस जरूरी है मैरिज के दौरान, निकाह के दौरान। क्यों? क्योंकि connection with the testimony of marriage they had in the view of authentication of its factum। तो ऑथेंटिसिटी के लिए
उस मैरिज का टेस्टिमनी के लिए उस मैरिज के विटनेसेस को हनफी जो ज्यूरिस्ट है वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं होना जरूरी है। और हनफी ज्यूरिस्ट किस में आते हैं, वो सुन्नीज में आते हैं। एब्सेंस वुड इफेक्ट इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीटनेस। अगर विटनेसेस नहीं है तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीटनेस है उसको पूरी तरह से नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया अब यहाँ पे, इनवैलिड हो गया, जस्ट बिकॉज कि वहां पे विटनेसेस का लैक था, विटनेसेस नहीं थे। सच मैरिज हैव देयरफॉर बीन हेल्ड इनवैलिड बट नॉट वॉइड। क्या कहा जा रहा है, इनवैलिड किया जा रहा है, वॉइड नहीं किया जा रहा है। The condition of testimony is not so essential that it can't be dispensed with. Okay? The witnesses must be of sound mind and adult. साउंड माइंड होना चाहिए विटनेस, अब किसी बच्चे को जाके बैठा नहीं सकते, एडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और एक मुस्लिम होना चाहिए विटनेस। लेकिन अब फिर आते हैं सिया लॉ में। ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये याद करने वाली चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा। सिया लॉ में मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया अगर स्पाउसेस के बीच में, तो वहां पर किसी भी विटनेस का होना जरूरी नहीं है, चाहे वो गार्जियन खुद से करा रहे हो शादी या फिर खुद लड़का लड़की जाकर के मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग शादी कर रहे हो। उसमें जो भी विटनेसेस है उनका प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है सिया लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन सुन्नी लॉ में हनफी लॉ स्ट्रिक्टली कह रहा है कि विटनेसेस होने चाहिए। कितने विटनेसेस होने चाहिए, 2 विटनेसेस होने चाहिए, 1 मेल एंड 2 फीमेल भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन। रिलीजन का डिफरेंसेस। अ सुन्नी मेल कैन मैरी अ मुस्लिम फीमेल ऑफ एनी सेक्ट और किताबिया। किताबिया के बारे में हमने आपको अलग से लेक्चर में बताया है कि किताबिया किन्हें कहते हैं, मतलब वो लोग जिनके पास इस्लाम से पहले जो बुक्स आ चुकी थी, जैसे क्रिश्चियन, ज्यूज, इन लोगों के पास पहले से बुक्स आ चुकी थी, तो इन्हें कहा जाता है किताबिया, उनकी फीमेल्स को। तो सुन्नी के जो मेल हैं वो किताबिया फीमेल से शादी कर सकते हैं, अलाउड है। मतलब ये कि किसी और रिलीजन में शादी कर पा रहे हैं, लेकिन किस रिलीजन में, जो कि किताबिया लोग हैं, केवल उनके रिलीजन में ही शादी कर सकते हैं, बाकी और किसी रिलीजन में शादी नहीं कर सकते। कौन, मेल भी केवल किताबिया वुमेन से शादी कर सकते हैं। और किताबिया वुमेन कौन है, जो कि इस्लामिक वुमेन हो, या तो क्रिश्चियनिटी में फॉलो करती हो, या तो ज्यू हो। इनके अंदर सुन्नी लॉ में मुस्लिम मेल शादी कर सकते हैं किताबिया फीमेल से, बट ही कांट मैरी जो भी आइडल या फायर वर्शिपर, उनसे वो शादी नहीं कर सकते। तो फायर वर्शिप, हिंदुइज्म में आपको ये बात पता होगा कि फायर वर्शिप होता है, तो हिंदू से शादी अलाउड नहीं है, टोटली मना है सुन्नी में। सुन्नी और सिया दोनों में ही टोटली मना है कि हिंदू से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हिंदूज होते हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं, फायर वर्शिपर होते हैं, तो नहीं मैरिज हो सकता। A marriage with a fire worshipper is nearly irregular in Sunni law but void in Shia law. Shia law में टोटली void है, जैसे कि हमने आपको बताया कि इनमें इनवैलिड नहीं होता है, void होता है, लेकिन सुन्नी लॉ में इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब ये कि बाद में रेगुलरिटी हो सकती है अगर कन्वर्जन हो जाए तो। Muslim women can't marry any man who is not a Muslim whether he is किताबिया or not. मुस्लिम वुमेन के ऊपर और कड़ा रिस्ट्रिक्शन है। क्यों, देखिए, मुस्लिम मेल, मुस्लिम जो मेल है, ये एम मेल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एम से मुस्लिम, तो मुस्लिम जो मेल है ही कैन मैरी अ वुमेन ऑफ अनदर रिलीजन, बट कहाँ तक का लिमिट है, वो जो अनदर रिलीजन होगी वो किताबिया होगी, किताबिया फीमेल होगी, या तो मुस्लिम होगी। मुस्लिम के अंदर भी किताबिया आ जाते हैं, ये 2 से अलाउड है। लेकिन मुस्लिम फीमेल जो है सी कांट मैरी इवन किताबिया, सी कैन ओनली मैरी विथ अ मुस्लिम मेल। बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिया सुन्नी का, केवल मुस्लिम मेल की बात कही गई, तो किसी से भी मैरिज कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू मुल्ला, मुल्ला कहते हैं मैरिज बिटवीन द मुस्लिम वुमेन एंड नॉन मुस्लिम मेल इज इरेगुलर। ये टोटली इरेगुलर होगा। अगर मैरिज कोई हो रही है मुस्लिम विमेन और नॉन मुस्लिम मेल के बीच में, तो वो इरेगुलर होगा। जस्ट बिकॉज इरेगुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि बाद में अगर कन्वर्जन हो जाएगा तो मैरिज क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, मतलब वैलिड हो जाएगा। उसके पहले तक वो इरेगुलर है या फिर इनवैलिड है। बट फाइजी के अकॉर्डिंग ये जो मैरिज है वो टोटली वाइड है, अलाउड ही नहीं है, मतलब ही नहीं है इस मैरिज का। तो जनरली मैरिज का कोई मतलब नहीं होता है, इरेगुलर भी एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है।
मुस्लिम वुमेन जो है वो किसी भी अनदर रिलीजन के मेल से शादी नहीं कर सकती। अंडर सिया लॉ के अकॉर्डिंग नो मुस्लिम वेदर मेल और फीमेल कैन मैरी नॉन मुस्लिम इन द निकाह। सिया लॉ और स्ट्रिक्ट है, हर जगह देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं सिया लॉ में, जैसे कि हर जगह पिछले हम देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे केवल दो चीजें ही बोल रहे हैं, ये या तो वैलिड होगा या तो वाइड होगा, हम कुछ इरेगुलर या इनवैलिड को नहीं मानते। सियाला इसलिए कह रहा है कि कोई भी नॉन मुस्लिम वेदर मेल हो या फीमेल हो वो मैरी नहीं कर सकता मुस्लिम से, मुस्लिम से नॉन मुस्लिम मैरिज नहीं कर सकता। इन द निकाह फॉर्म मैरिज ऑफ सिया मेल विथ नॉन मुस्लिम फीमेल और सिया फीमेल विथ नॉन मुस्लिम मेल इन द निकाह फॉर्म इट इज टोटली वॉइड। ये टोटली वॉइड बोल रहा है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेकर के। However, Sia male can contract a muta marriage with किताबिया including a fire worshipper। आप देख रहे हैं मुता मैरिज इसमें अलाउड है, सिया मेल मुता मैरिज कर सकता है। सुन्नी में मुता मैरिज अलाउड ही नहीं है, तो सुन्नी की यहाँ पे बात हम नहीं करेंगे, हम सिया लॉ में बात करेंगे मुता मैरिज की। सिया मेल जो है वो अलाउ कर, वो उनके अंदर अलाउ है कि अगर वो मुता मैरिज करते हैं तो वो किताबिया से भी कर सकते हैं और फायर वर्सीपर से भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा। मुता मैरिज क्या होता है हम आने वाले लेक्चर्स में इसको बताएंगे। बेसिकली ये लिमिटेड पीरियड का मैरिज होता है कि हम आपके साथ इतने पीरियड के लिए ही रहेंगे, उसके बाद हमको आपको नहीं जानते, हम आपको आपसे कोई मतलब नहीं है, तो उसको कहते हैं मुता मैरिज। यहाँ पे लिमिटेशन होता है, पीरियड का लिमिटेशन होता है, अगर लिमिटेशन नहीं होगा तो वो मुता मैरिज नहीं होगा, वो पूरा आपका निकाह के अंदर फॉल कर जाएगा। अगर लिमिटेशन है कि भले ही वो एक रात के लिए हो, 2 रात के लिए हो, 1 महीने के लिए हो या फिर 1 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, लेकिन अगर कहीं भी तरह से किसी भी तरीके से लिमिटेशन लग रहा है तो उसे कहेंगे मुता मैरिज। और मुता मैरिज में सिया मेल किसी से भी शादी कर सकता है, भले ही वो किताबिया हो या किसी और रिलीजन की हो। हिंदू मैरिज में भी, हिंदू से भी अलाउड है मुता मैरिज। लास्ट है इसका पॉइंट, वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। इद्दत पीरियड में जो वुमेन है वो उसके अंदर क्या क्या प्रोहिबिशन है, क्या उसके अंदर शादी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, इद्दत होता क्या है ये जानेंगे पहले हम। ये जो पीरियड है उसमें वुमेन को शादी से रोका जाता है। किस समय? जब वो तुरंत या तो उसका पति जो है वो डाइवोर्स हुआ हो उसका विमेल का, या फिर उसका डेथ हुआ हो, इन कंडीशन में वो उसको तुरंत दूसरी शादी से रोका जाता है कुछ समय के लिए, दूसरी शादी से। इसे कहते हैं इद्दत। द मोस्ट अप्रूव्ड डेफिनेशन ऑफ इट दैट इज द टर्म बाय द कंप्लीशन ऑफ अ न्यू मैरिज इज रेंडर्ड लॉफुल। नया मैरिज के लिए कुछ समय का पीरियड जो है उसके लिए उस फीमेल को रोका जाता है, उसके बाद न्यू मैरिज के लिए अलाउ किया जाता है। उस पीरियड के अगर दौरान कोई मैरिज हो रहा है तो उसको इसमें जानेंगे कि वो मैरिज क्या होगा, क्या उसे वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, इरेगुलर माना जाएगा, क्या माना जाएगा। It is described as a period during which a woman is prohibited from marrying again after the dissolution of her first marriage। फिर से सुन लीजिए, अगर ये फीमेल है, कोई मुस्लिम फीमेल है, मुस्लिम फीमेल की शादी हो चुकी है, ये मुस्लिम मेल से शादी के दौरान शादी हुई, शादी चल रही है इनकी, उसके बाद शादी के बाद जस्ट अगर ये जो मेल है इसकी या तो डेथ हो जा रही है या तो तलाक हो जा रहा है इन दोनों का आपस में, तो डेथ या तलाक, इन दोनों ही कंडीशन में इस फीमेल को कुछ समय के लिए रोका जाएगा कि आप मैरिज दोबारा नहीं करेंगी, आप घर में रहेंगी। उनके कुछ कुछ अंदर कंडीशंस है, उसको हम अभी फर्दर लेक्चर्स में आपको और अच्छे से बताएंगे। फिलहाल ये जानिए, इद्दत का मतलब ये होता है कि तलाक या डेथ के बाद, मुस्लिम मेल के तलाक या डेथ के बाद जो मुस्लिम फीमेल होती है उनको दोबारा शादी करने से कुछ समय के लिए रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, आगे तुरंत शादी नहीं कर सकती, न्यू मैरिज नहीं कर सकती। उसे ही कहते हैं, उस पीरियड को ही कहते हैं इद्दत पीरियड। अमीर अली कहते हैं इट इज एन इंटरवल, ये एक तरह से इंटरवल है विच द वुमेन इज बाउंड टू ऑब्जर्व, वुमेन को करना ही है, फॉलो करना ही है, बाउंड है वो फॉलो करने के लिए। इद्दत पे बैठना बहुत जरूरी है। बिटवीन द टर्मिनेशन ऑफ डेथ और डाइवोर्स, भले ही डेथ हुआ हो या डाइवोर्स हुआ हो, इन दोनों में से कोई भी चीज हुआ हो, उससे वो बाउंड है, वो फीमेल बाउंड है कि उसे बैठना है इद्दत पे। मैट्रिमोनियल अलायंस एंड कमेंसमेंट ऑफ अनदर, ताकि वो बाद में कोई और मैट्रिमोनियल अलायंस कर सके या कमेंसमेंट कर सके किसी और के साथ। सुन्नी लॉ में मैरिज विथ अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत दैट इज इरेगुलर एंड नॉट वाइड। सुन्नी लॉ में फिर से देखिए, अगर वुमेन जो है
वो इद्दत के दौरान ही दूसरी शादी कर लेती है। इद्दत पीरियड उसका खत्म नहीं हुआ, इस दौरान ही वो दूसरी शादी कर लेती है। इस तरह का जो मैरिज होगा वो क्या हो जा रहा है, इर्रेगुलर हो जा रहा है, लेकिन वॉइड नहीं हो रहा है, इर्रेगुलर हो रहा है, नॉट वॉइड, ध्यान दीजिएगा। बट सिया लॉ में आपको पता है, सिया लॉ में अगर कोई फीमेल जो है वो इद्दत से जा रही है तो सिया लॉ में से वॉइड कर दिया जा रहा है। फिर से यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस आपने देखा सिया लॉ का। सुन्नी लॉ में उसको लेकर के वो इरेगुलर बोल रहे हैं कि ठीक है, बाद में इसकी रेगुलरिटी हो सकती है, बट सिया में टोटली इसे वॉइड बोल दिया जा रहा है। सुन्नी इसे इरेगुलर बोल रहा है, सिया इसे वॉइड बोल रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इद्दत इज टू असर्टेन द प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ पेरेंटेज। ये बेसिकली इसका एम ये था ताकि जो प्रेगनेंसी का चांसेस अगर है फीमेल में तो वो क्लियर हो जाए। जैसे 3 महीने का अगर इद्दत पीरियड है तो उस बीच में अगर प्रेगनेंसी का कुछ चांस है पहले हस्बैंड के द्वारा, तो यहाँ पे 3 महीनों के बीच में क्लियर हो जाए। अगर वो प्रेग्नेंट है तो 3 महीनों में पता चल ही जाएगा किसी भी तरीके से। बाद में वो अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो बाद में वो दोबारा शादी कर सकती है, इसलिए इद्दत पीरियड रखा गया है। यहाँ पे डेथ में 4 महीने 10 दिन ऐसे रखा गया है। तो हम आपको और उसके बारे में डिटेल में इद्दत के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमें पर्सनली मैसेज करके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई बात ना समझ में आई हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पीडीएफ को भी आप परचेस कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग माय लेक्चर।